मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके साथ शेयर करता हूं लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट्स। अगर आप अभी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, पिछले चंद हफ्तों से मैं ये शो पेश नहीं कर सका, काम की मसरूफियत की वजह से, और थोड़े से टेक्निकल इशूज़ थे यहाँ वीनस टीवी में, स्टाफ की कमी थी और इस वजह से मैं ये शो पेश नहीं कर सका। उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर वीक ये शो आपके लिए पेश करें। काफ़ी अपडेट्स हैं इस वीक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की, उसके लिए भी मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करता जाऊँ। और जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है ज़म्बरानो रूल के ऊपर। आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कि काफ़ी ये पोस्ट शेयर हो रहे हैं कि आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम द 10 ईयर रूट टू द 5 ईयर रूट, या आप इमीडिएटली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल कर सकते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे ये किस तरह हो सकता है। इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी आज डालना चाहूँगा। ये जो रूल है ये है ज़म्बरानो रूल, और ये रूल ये कहता है कि अगर आप एक कैरियर हैं, एक ब्रिटिश नेशनल के, और आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ किया जाता है, अगर ब्रिटिश नेशनल को आपके साथ रहने के लिए EU और UK छोड़ना पड़ेगा, फिर ये गलत है और आपको वीज़ा मिलना चाहिए ज़म्बरानो रूल के तहत। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं हूँ एक पाकिस्तानी नेशनल और मेरा जो बेटा है वो है एक ब्रिटिश नेशनल, और मैं उसकी परवरिश में हिस्सा लेता हूँ। मैं एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ ज़म्बरानो रूल के तहत, और मैं ये कहता हूँ कि जी अगर आप मेरा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देंगे, मुझे और मेरे बेटे को पाकिस्तान में जाके रहना होगा, क्योंकि मेरे पास तो और कोई नेशनलिटी तो नहीं है, और ये जो बच्चा है मेरा, इसकी कोई और परवरिश तो नहीं कर सकता। फिर इस बेस के ऊपर, ज़म्बरानो रूल के ऊपर, मुझे वीज़ा मिलेगा। एक और मिसाल आपको मैं देता हूँ कि मैं हूँ एक इंडियन नेशनल, मेरी बीवी भी इंडियन नेशनल है, हमारे पास एक बच्ची है, और जब वो 5 साल की हो जाती है, हम उसके लिए स्टेटस पर अप्लाई करते हैं, वो ब्रिटिश हो जाती है। अब हमें मिल गया 2.5 साल का वीज़ा, और 2.5 साल वीज़े के बाद हम कहते हैं कि जी नहीं, हम ज़म्बरानो पर स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि हम इस ब्रिटिश नेशनल बच्ची के प्राइमरी कैरियर हैं, हम इसके मेन कैरियर हैं। और अगर आप हमारा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देंगे, हमें मियाँ बीवी को और बच्ची को जाना होगा इंडिया रहने के लिए, क्योंकि अकेली तो वो बच्ची नहीं रह सकती, और इस बेस पर आपको वीज़ा मिल सकता है। इसको कहते हैं ज़म्बरानो रूल। अब हुआ क्या था, 3 हफ्ते पहले मैंने अपनी वीडियो में बात की थी कि एक केस हाई कोर्ट में डिसाइड किया गया था जिसका नाम है अकिंसानिया, और यहाँ जो क्लेमेंट थी उसने आर्ग्यू किया था कि जो होम ऑफिस है वो लोगों को वीज़ा नहीं दे रही, उनकी पॉलिसी गलत है। अब होता ये था कि जब आप अप्लाई करते थे ज़म्बरानो रूल के ऊपर, आपको फौरी तौर पर 5 साल का वीज़ा मिल जाता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी कि आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल नहीं कर सकते थे जब आपको ज़म्बरानो का वीज़ा दिया जाता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 से पहले। जब 2019 में EU सेटलमेंट स्कीम को स्टार्ट किया गया, होम ऑफिस का ये रूल्स कहते थे कि आप अब ज़म्बरानो रूल के तहत इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, रूल्स में एक और चीज़ ऐड कर दी, क्योंकि लोग इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि बेशुमार लोग थे जिन्होंने इस रूट पर वीज़ा हासिल किया हुआ था, और वो सब इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल कर रहे थे। होम ऑफिस ने क्या किया, जानबूझकर रूल्स में लिख दिया कि अगर आपके पास कोई भी वीज़ा है, चाहे 2.5 साल का वीज़ा बच्चों की बेस के ऊपर, आप ज़म्बरानो में स्विच नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन है। और फिर वो क्या कर रहे थे, जब लोग अप्लाई कर रहे थे ज़म्बरानो रूल के ऊपर, उनकी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर रहे थे। ये जो खातून है अकिंसानिया, इसने ये चैलेंज किया कि ये जो आपकी पॉलिसी है ये गलत है, और वाकई ये गलत थी, क्योंकि अगर आप ये रेगुलेशंस को पढ़ें, वहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास वैलिड लीव है
वो फिर भी इस रूल का, ज़म्ब्रानो रूल का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये केस गया 3 हफ्ते पहले जज के सामने और जज ने साफ कहा कि जो होम ऑफिस की पॉलिसी है वो गलत है। अगर किसी के पास वैलिड लीव टू रिमेन है, चाहे 2.5 साल का वीज़ा है, और वो ज़म्ब्रानो रूल में स्विच करना चाहता है, वो स्विच कर सकता है। उसके साथ साथ जज ने यह जजमेंट दी कि अब होम ऑफिस, जो क्योंकि उनकी पॉलिसी गलत थी, क्योंकि वो सबको रिफ्यूज़ कर रही थी, वो अपने गाइडेंस को, जो रूल्स वो इस्तेमाल करती है फैसले करने में, उनको वो अपडेट करे और चेंज करे। होम ऑफिस ने क्या कहा है कि हम 1 जुलाई के बाद इस पॉलिसी को अमेंड करेंगे, और जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, एप्लीकेंट्स के पास हैं 6 वीक्स जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। 6 वीक्स आपके पास हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूँ एक पाकिस्तानी नेशनल और मेरी बच्ची ब्रिटिश है, लेकिन मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है, जैसे ही होम ऑफिस अपनी पॉलिसी को अपडेट करती है, उसके 6 वीक्स बाद उस दौरान मैं अप्लाई कर सकता हूँ फॉर अ वीज़ा। दूसरा, जज ने ये कहा कि क्योंकि लोगों को इस रूल के बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये फैसला हुआ था आई थिंक मेरे ख्याल में 23-24 जून को, जिसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीव है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2.5 साल का वीज़ा है बच्चों की बेस के ऊपर, आपका बच्चा ब्रिटिश है, फॉर एग्जांपल आप इंडियन नेशनल हैं और आपकी बच्ची ब्रिटिश हो गई थी, आपने उसके बाद 2.5 साल का वीज़ा हासिल किया और अभी आपके पास 2.5 साल का वीज़ा है जो एक्सपायर नहीं हुआ, आप एट एनी टाइम, आपकी वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं ज़म्ब्रानो रूल के ऊपर। सो अगर मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 1 साल के बाद, मैं एनी टाइम उससे पहले अप्लाई कर सकता हूँ ज़म्ब्रानो रूल के ऊपर, उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। तीसरी चीज़ जो जज ने कही कि अगर आपने ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था अप्रैल, मई, जनवरी 2021 में, आपने एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डाल दी 2.5 साल वीज़े की, आप फिर भी ज़म्ब्रानो का एप्लीकेशन डाल सकते हैं और आपके दोनों एप्लीकेशन एट द सेम टाइम कंसिडर होंगे। वैसे ये अमूमन नहीं होता, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने 2 एप्लीकेशन सबमिट किए हुए हैं, वो खाली एक एप्लीकेशन को परस्यू कर सकता है, वो एक ही एप्लीकेशन को आगे लेके जा सकता है। लेकिन जो ये ज़म्ब्रानो की जजमेंट आई है, उसमें जज ने साफ कहा है कि अगर आपके 2 एप्लीकेशंस हैं, एक ज़म्ब्रानो का, एक 2.5 साल वीज़े का, ये भी दुरुस्त है। सो ये भी एक मेन चीज़ है। अब मैं बताते चलूँ कि ये पॉलिसी जो ज़म्ब्रानो रूल है, ये किस को फ़ायदा पहुँचा सकती है। नंबर 1, अगर आपके पास 2.5 साल का वीज़ा है और आपकी जो बच्चे हैं ब्रिटिश हैं, चाहे एक बच्चा ब्रिटिश हो और दूसरे बच्चे ब्रिटिश नहीं हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं ज़म्ब्रानो रूल के तहत और आपको मिल सकता है प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सो फॉर एग्जांपल, अगेन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं हूँ एक इंडियन नेशनल, मेरी बीवी है इंडियन नेशनल। जब हमारी बच्ची हुई थी 5 साल की, हमने उसको रजिस्टर कर लिया फॉर ब्रिटिश नेशनैलिटी। अब हमें मिल गया 2.5 साल का वीज़ा। 2 साल गुजर चुके हैं उस बच्ची को ब्रिटिश हो गए हुए। अब हम अप्लाई कर सकते हैं प्री सेटल्ड स्टेटस के लिए। अगर एक ब्रिटिश बच्चे के लिए आप 5 साल से ज़्यादा परवरिश कर रहे हैं, आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सो फॉर एग्जांपल, मेरा बच्चा ब्रिटिश है, मैंने 2.5 साल का वीज़ा हासिल किया, उसके बाद मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, वो भी मुझे मिल गई, 2.5 साल का वीज़ा फिर मुझे मिल गया, और मैं अब फ़र्ज़ करें मैं अपनी तीसरी एक्सटेंशन पे ऊपर हूँ। अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ ज़म्ब्रानो रूल के तहत और मुझे वो ग्रांट कर देंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, होम ऑफिस ने क्या कहा है कि ठीक है, हम पॉलिसी को रिकंसिडर करेंगे, लेकिन हम इस फैसले को अपील करेंगे कोर्ट ऑफ अपील में, और ये जो अपील है ये होगी साल के एंड में, और जब तक ये अपील तय नहीं होती, हम सब एप्लीकेशन, ज़म्ब्रानो एप्लीकेशन को होल्ड पर रखेंगे और उस पर कोई फैसला नहीं करेंगे। अब यहाँ मैं अपनी राय देना चाहूँगा कि होम ऑफिस के चांसेस अपील जीतने में बहुत ही कम है। मेरे ख्याल में 10%, 90% चांसेस है कि ये जो अपील है होम ऑफिस हार जाएगी। मेरी एडवाइस आप सबसे होगी, व्यूअर्स से, कि अगर आपके पास 2.5 साल का वीज़ा है और आपका बच्चा ब्रिटिश है, आप फौरी तौर पर ज़म्ब्रानो रूल के तहत अप्लाई कर लें फॉर
इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या प्री सेटल स्टेटस, फौरी तौर पर आप अप्लाई कर लें। नाजरीन, इस पर बातचीत चलती रहेगी। मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त होता है। ब्रेक के जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैं अर्ज़ कर रहा था ज़मरान रूल के ऊपर, उस पर थोड़ी सी बातचीत बढ़ाते हैं कि जैसे मैं कह रहा था कि अगर आपका कोई बच्चा ब्रिटिश है और आप उसकी परवरिश में हिस्सा ले रहे हैं, आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं प्री सेटल स्टेटस के लिए या सेटल स्टेटस के लिए। लेकिन याद रखें कि जब तक कोर्ट ऑफ अपील की डिसीजन नहीं आती, होम ऑफिस सब एप्लीकेशंस को होल्ड पर रखेगी। इसलिए आप शायद तय करें कि जी मैं जैसे ही कोर्ट ऑफ अपील की डिसीजन आती है फिर मैं अप्लाई करूं, और ये भी दुरुस्त है, आप वेट कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर कि वो कह रहे हैं कि जी फ़ौरन अप्लाई कर लें, डेडलाइन एक्सटेंड हो गई है या ये रूल ख़त्म हो रहा है, बहुत जल्दी आप अप्लाई कर लें। इसमें कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, 2.5 साल का वीज़ा आपके पास है और आपका बच्चा ब्रिटिश है, इसमें कोई डेडलाइन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगा फौरी तौर पर अप्लाई कर लें। जिनके पास वैलिड लीव नहीं है, अगर आप कोई मुनासिब वजूहत साबित कर सकते हैं जिस वजह से आपने डेडलाइन मिस कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट एक्सेस नहीं था, या आपके पास कोई लैंग्वेज इश्यूज़ थे जिस वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते इन टाइम, या आपको इस डिसीजन के बारे में पता नहीं था, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास अभी वीज़ा नहीं है। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हो, आप परेशान हो रहे हैं कि जी मेरे पास वीज़ा नहीं है और मैंने 30 जून से पहले अप्लाई नहीं किया, ये भी याद रखें कि होम ऑफिस इस जजमेंट को अपनी पॉलिसी को रिकन्सिडर करेगी और उसके बाद जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं है उनके पास टाइम लिमिट होगा 6 वीक्स जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। सो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर भी एक चांस मिलेगा। अगर आपके पास कोई भी वीज़ा नहीं है और आपके बच्चे ब्रिटिश है, आप इस 6 वीक्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास है वीज़ा ऑलरेडी, उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। एक और सवाल जो मुझसे पूछा गया था कि हमारा बच्चा तो ब्रिटिश है और मेरी वाइफ भी ब्रिटिश है, लेकिन मेरे पास 2.5 साल का वीज़ा है, मैं भी इस रूल का फ़ायदा उठा सकता हूँ या नहीं? जी बिल्कुल आप उठा सकते हैं। कि जो ज़मरानो रूल है, आपने साबित करना है कि आप बच्चे के मेन केयर हैं, ठीक है जी। और रूल्स ये कहते हैं कि मेन केयर दोनों मियाँ बीवी हो सकते हैं। और अगर आपका बच्चा ब्रिटिश है, अगर आपकी वाइफ ब्रिटिश है या आपका हस्बैंड ब्रिटिश है और आपके पास 2.5 साल का वीज़ा है, आप होम ऑफिस को ये कह सकते हैं कि देखें जी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी शेयर करते हैं और अगर आप मुझे वापस भेजेंगे, ये बच्चे को नुकसान होगा, क्योंकि फिर बच्चा 6 माह या पाकिस्तान या इंडिया में गुजारेगा या 6 माह यहाँ UK में गुजारेगा। और दूसरा, मैं बच्चे की परवरिश में हिस्सा लेता हूँ, मैं बच्चे का मेन केयर हूँ। और इसके लिए आप प्रूव कर सकते हैं, अगर आप बच्चों को अपॉइंटमेंट्स पर लेके जाती हैं या स्कूल पर लेके जाते हैं, ये सारा प्रूफ आप लगा सकते हैं कि देखें जी, अगर आप इस तरह हमें भेज देंगे वापस, अगर आप मेरा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देंगे, मेरी और मेरी वाइफ को जाना होगा इंडिया पाकिस्तान वहाँ रहने के लिए, क्यों इस तरह मैं तो अकेला नहीं रह सकता पाकिस्तानी इंडिया में और मेरी वाइफ यहाँ रहे बच्चों के साथ, ये तो हमारी फैमिली है, वो तो उखड़ जाएगी। इसलिए ये भी आप आर्ग्यूमेंट लगा सकते हैं। और अगर आपकी स्पाउस ब्रिटिश है, फिर भी आप इस रूल का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो इस रूल को मैं दोबारा समराइज़ करूं, अगर आपका कोई बच्चा ब्रिटिश है और आपके पास 2.5 साल का वीज़ा है, आप अप्लाई कर सकते हैं ज़मरानो रूल के तहत और आपको मिलेगा प्री सेटल स्टेटस। अगर वो बच्चे को आप 5 साल से कम उस बच्चे के केयर हैं, और अगर आपको मिलेगा सेटल स्टेटस अगर आप उस ब्रिटिश बच्चे के केयर हैं 5 साल से ज़्यादा। दूसरा, अगर आपके पास वैलिड लीव है, कोई टाइम लिमिट नहीं, आप एनी टाइम एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।
सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है जो सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं कि जी आप फौरी तौर पर अप्लाई करें, डेडलाइन गुजर गई है, आपने मिस कर दिया है। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2.5 साल का वीज़ा है, देयर इज़ नो डेडलाइन। लेकिन बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप फौरी तौर पर अप्लाई कर लें, कि अगर होम ऑफिस जानबूझ के कोई पॉलिसी को चेंज कर देती है फिर आपको नुकसान होगा। सो इन माई ओपिनियन आप फौरी तौर पर अप्लाई कर लें। तीसरी चीज़ जो आपने ख्याल रखना है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, होम ऑफिस जब तक कोर्ट ऑफ अपील अपना फैसला नहीं देती सब एप्लीकेशंस को होल्ड में रखेगी। सो हो सकता है कि जब 6 माह लगें और 6 माह तक आपको जवाब ना आए। अगेन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चौथी चीज़, अगर आपके पास 2.5 साल का वीज़ा है और वो एक्सपायर हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट मंथ, मेरी एडवाइस होगी कि आप 2.5 साल का वीज़ा भी एक्सटेंड करें, चाहे आपके 2600 पाउंड लगते हैं, और उसके साथ साथ ज़म्बरानो का एप्लीकेशन भी डाल दें। क्योंकि जैसे मैंने पहले शो के स्टार्ट में आपको बताया था, ये जो ज़म्बरानो रूल है इसमें आप 2 एप्लीकेशन सेम टाइम सबमिट कर सकते हैं, एक 2.5 साल वीज़े का और ज़म्बरानो रूल का। और इसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि खुदा ना करे अगर होम ऑफिस अपनी अपील जीत लेती है और जजमेंट को वो सेट असाइड कर देते हैं कि नहीं जी, जो पहले जज ने कहा था कि आप प्री सेटल स्टेटस का फ़ायदा उठा सकते हैं या सेटल स्टेटस का फ़ायदा उठा सकते हैं, ये गलत था। फिर अगर आपने 2.5 साल की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन नहीं सबमिट की, आप फिर ओवरस्टे हो जाएंगे। सो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर करें कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और आप ज़म्बरानो रूल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपने 2.5 साल एक्सटेंशन भी डालें और ज़म्बरानो रूल की एप्लीकेशन भी साथ साथ डालें। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपका मेरा ईमेल आपकी स्क्रीन पर आता रहता है और आप मुझसे मिल भी सकते हैं। उम्मीद है आपको इस रूल से फ़ायदा होगा। नाज़रीन, एक और जो बात मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता था, जैसे हमने देखा कि EU सेटलमेंट स्कीम की डेडलाइन थी लास्ट वीक 30 जून, और अभी भी लोग हैं जिनको पता नहीं था कि हमने अपना प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करना है, और उनके लिए भी थोड़ी सी गुड न्यूज़ है। होम ऑफिस की पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स थे जिस वजह से आप अप्लाई नहीं कर सके 30 जून तक, आप फिर भी 30 जून के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास मेंटल कैपेसिटी नहीं थी, या आप के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था, या फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश नहीं बोल सकते और इस वजह से आप इन टाइम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ये कोई रीज़न दे देते हैं, होम ऑफिस की जो गाइडेंस है वो कहती है कि हम आपके केसेस में फ्लेक्सिबिलिटी इस्तेमाल करेंगे। सो इसलिए अगर आप एक EU नेशनल हैं या EU नेशनल के डिपेंडेंट और अब आपने अभी भी अप्लाई नहीं किया प्री सेटल स्टेटस के लिए या सेटल स्टेटस के लिए, प्लीज़ फौरी तौर पर अप्लाई कर दें। कोशिश करें कि इन 28 डेज़ के अंदर आप अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो रुक जाएंगे आफ्टर 28 डेज़। कि जो होम ऑफिस का जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर था उसने ये कहा है कि अगर लोग 28 डेज़ के अंदर अप्लाई नहीं करते अपने प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस के लिए, हम उनके बेनिफिट्स रोक देंगे। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन उससे पहले सबमिट कर देते हैं और वो पेंडिंग रहती है 6 माह 8 माह, आपके बेनिफिट्स जारी रहेंगे। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं अप्लाई किया, फौरी तौर पर आप अप्लाई कर दें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और जो ऐलान हुआ था 1 जुलाई को, आपने देखा होगा कि होम ऑफिस ने अनाउंस किया है द ग्रेजुएट वीज़ा स्कीम, जिसको कहते हैं PSW वीज़ा। और ये एक नई स्कीम आई है जहां अगर आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की है, आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा जहां आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई स्पॉन्सर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। खाली आपने 70 पॉइंट्स हासिल करने हैं। उस 70 पॉइंट्स को हासिल करने के लिए आपने साबित करना है कि आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की है, आपका जो पिछला वीज़ा था वो था एज ए स्टूडेंट, और आप यहाँ काम करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द मेन 3 क्राइटेरिया। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है होम ऑफिस की 700 पाउंड्स, और उसके साथ साथ आपने IHS सरचार्ज भी भरना होगा जो है 624 पाउंड्स पर ईयर। सो ये आपने भरना है और आपको 2 साल का वीज़ा इशू किया जाएगा जिसमें आप काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखें प्लीज़ कि इस वीज़े पर आप इनडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल नहीं कर सकते। सो अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है,
अपनी तरफ से कोशिश करें, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं कि उनको आप रिक्वेस्ट करें कि जी आप स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और हमें स्किल्ड वर्कर के ज़रिए भी काम दें, स्पॉन्सर करें, काम दें और स्पॉन्सर करें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप स्किल्ड वर्कर पर स्विच कर जाते हैं अंडर द स्किल्ड वर्कर रूट, आप 5 साल बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल कर सकते हैं। या जो आपने 3-4 साल गुजारे एज स्टूडेंट और आपने 2 साल गुजारे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ ग्रेजुएट, और आप जब 4-5 साल गुजारते हैं एज ए स्किल्ड वर्कर, वो आप फिर अब लॉन्ग रेजिडेंस में भी कंटिन्यू होता है और उससे 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस रूल के ऊपर भी आप हासिल कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सो इसलिए ये मत समझें कि मुझे 2 साल का वीज़ा मिल गया है और मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, क्योंकि बाद में जब ये वीज़ा एक्सपायर होगा ये आप एक्सटेंड नहीं कर सकते और होम ऑफिस फिर आपको कहेगी कि जी आप वापस जाएँ। सो इसलिए जब आपको ये वीज़ा मिल जाए, अपने एम्प्लॉयर से फौरी तौर पर बात करें कि जी आप मुझे स्पॉन्सर करें और मैं स्किल्ड वर्कर रूट के ऊपर स्विच करूँ। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो तीसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो कोविड कंसेशंस जो होम ऑफिस ने ऐलान किए हैं लास्ट वीक, उस पर भी थोड़ी सी बातचीत मैं करना चाहूँगा। होम ऑफिस ने एक्सटेंड कर दिया है कि अगर आप यहाँ रह रहे हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, आप 30 जो एक्सपायर हो रहा है 30 सितंबर से पहले आप एक्सेप्शनल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया हूँ विजिट वीज़े के ऊपर और मेरा वीज़ा आज एक्सपायर हो गया, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि इंडिया अभी है रेड लिस्ट के ऊपर या पाकिस्तान है रेड लिस्ट के ऊपर। आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्शनल इंश्योरेंस के लिए और इससे ये होगा कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा और आपको ओवरस्टेयर नहीं माना जाएगा, और जब आप वापस जाएंगे और अप्लाई करेंगे दोबारा विजिट वीज़े के लिए, आपके ख़िलाफ़ ये जो आपने टाइम पीरियड यहाँ स्टे किया था वो आपके ख़िलाफ़ नहीं माना जाएगा। सो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, प्लीज़ फौरी तौर पर एक्सेप्शनल इंश्योरेंस के लिए आपने अप्लाई करना है। और जो स्पाउस वीज़ा कंसेशन है कि अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, उसको भी होम ऑफिस ने अब बढ़ा दिया है 31 अक्टूबर 2021 तक। सो अगर आप 1 मार्च 2020 तो लेके 31 अक्टूबर 2021 उसके दौरान अगर आपकी इनकम ड्रॉप हो जाती है किसी वजह से, कोविड की वजह से, और आप स्पाउस वीज़े की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, होम ऑफिस आपके केस में डिस्क्रेशन इस्तेमाल करेगी और आपका वीज़ा ग्रांट कर देगी। सो फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा था एज अ लॉयर और मैं कमा रहा था 18,600 पाउंड्स, लेकिन जब कोविड शुरू हुआ जनवरी 2021 में मेरी इनकम कम हो जाती है और हो जाती है 12,000 पाउंड। अब मेरी जो एक्सटेंशन है वो आ रही है अभी सितंबर में। अब यहाँ मैं इस कंसेशन का फ़ायदा उठा सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जी देखें, जनवरी से पहले मैं 18,600 कमा रहा था, ये है मेरी पे स्लिप्स, और कोविड की वजह से मेरी सैलरी में कमी हुई है, प्लीज़ आप मेरे केस में डिस्कशन इस्तेमाल करें, और होम ऑफिस इस रूल के तहत आपके केस को अप्रूव कर देगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अच्छा, एक और भी अपडेट है आपके लिए। आप शायद तंग हो गए होंगे, ये सारी अपडेट्स मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए हैं। मुझे पता है बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये शो पेश नहीं किया 3 हफ्तों के लिए, मैं समझता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँ। इस वीक हमने देखा कि प्रीति पटेल ने नए इमिग्रेशन बिल उसने प्रेजेंट किया पार्लियामेंट को, और जिसमें इसने कहा है कि हम असाइलम सीकर्स के ख़िलाफ़ सख्ती करेंगे। और बिल ये है कि अगर कोई भी शख्स आता है टू द यूके इलीगली, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बाय रोड आता है, हम उसको गिरफ़्तार करेंगे और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसको वापस भेजा जाए। सो दिस इज़ वो उनका, प्रीति पटेल का कहना है कि हम बहुत सख्ती करेंगे असाइलम सीकर्स के ख़िलाफ़। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि अगर कोई असाइलम सीकर या असाइलम क्लेम कर भी लेता है और उसको अपील राइट दिया जाता है, हम उस अपील राइट को फास्ट ट्रैक करेंगे और वो अपर ट्राइब्यूनल में सुना जाएगा। अभी अगर आप देखें, अगर आपका अपील होता है फर्स्ट ईयर में होता है, फिर उसके बाद आप अगर रिफ्यूज़ हो जाता है, आप परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं टू द फर्स्ट ईयर और वो भी डिसमिस हो जाए, फिर आप अप्लाई करते हैं टू द अपर ट्राइब्यूनल परमिशन के लिए, जी जज ने गलती की है। नहीं, अब जो प्रीति पटेल प्रपोज कर रही है वो ये जो आपका अपील है सीधा सुना जाएगा अपर ट्राइब्यूनल में, और अगर यहाँ डिसमिस हो जाता है, आपके अपील राइट्स अब ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि उनका प्रीति पटेल का जो मकसद है वो चाहती है कि अपील आपकी जल्दी सुनी जाए, और जैसे ही वो अगर
कामयाब नहीं होती, रिफ्यूज़ हो जाती है, हम आपको फौरी तौर पर वापस भेजें टू योर होम कंट्री। तो इसलिए आप देख सकते हैं काफ़ी सख्ती प्रीति पटेल लेके आ रही है। दूसरी चीज़ जो प्रीति पटेल ने अनाउंस की है कि अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है और वो असाइलम क्लेम करता है और उसके साथ साथ वो ह्यूमन राइट्स का भी एप्लीकेशन सबमिट कर देता है, हम दोनों एप्लीकेशंस को इकट्ठा डिसाइड करेंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी जब कोई भी एप्लीकेंट को डिटेन किया जाता है, वो शायद पहले ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन डिटेंशन में डाल देता है और वो रिफ्यूज़ हो जाता है, फिर वो असाइलम क्लेम कर लेता है। लेकिन अभी वो जो होम ऑफिस की जो पॉलिसी वो लेके आना चाहती है, वो कह रहे हैं कि जी जब हम आपको डिटेन करेंगे आपने फौरी तौर पर हमें बताना है कि क्या क्या वजूहात है, और हम सब वो जो इन्फॉर्मेशन आप हमें देंगे हम उसको इकट्ठा कंसिडर करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी आपके एप्लीकेशन कंसिडर करें, और उनका जो मकसद है कि आपको जल्दी से जल्दी वापस भेजें टू योर होम कंट्री। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ऐलान प्रीति पटेल ने किया है वो क्या चाहती है कि इमिग्रेंट्स को इस मुल्क से निकाला जाए। अफसोस की बात है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये चाहती है कि लोगों को निकाला जाए। अब आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर सब लोग ये बात करते हैं कि एमनेस्टी आने वाली है। नाजरीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सोशल मीडिया पर भी आप जा सकते हैं, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मज़ीद अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7-year चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे ब्रेक से पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप सोशल मीडिया पर देखते हैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर कि एमनेस्टी आने वाली है, एमनेस्टी अनाउंस होने वाली है। प्रीति पटेल ने कागज़ तैयार कर दिए हैं और वो आज कल ऐलान कर देगी एमनेस्टी। अगर आप देख सकते हैं, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर प्रीति पटेल असाइलम सीकर्स के ख़िलाफ़ और इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ इतनी सख्ती कर रही है, आप क्या समझते हैं कि अगले हफ्ते या अगले माह वो कोई एमनेस्टी ऐलान करेगी? मेरा नहीं ख्याल। इसलिए मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ओवरस्टेयर हैं, यहाँ यूके में रह रहे हैं और अभी आपकी कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में नहीं है, प्लीज़ कोई भी एप्लीकेशन जल्दी से डाल दें, क्योंकि ये ना हो खुदा ना करे कि आपको वो इनकाउंटर करते हैं कोई रेड में और फिर आपको अंदर कर देते हैं, और ये जब नए रूल्स आ जाते हैं आपको फास्ट ट्रैक करके वो वापस भेज दें। इसलिए प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको इस लिस्ट से मिलें और जाके कोई एप्लीकेशन सबमिट कर दें, क्योंकि बहुत ही सख्ती आने वाली है। और ये भी याद रखें कि तकरीबन 1.5-2 साल में दोबारा यहाँ यूके में इलेक्शंस होंगे, और ये जो पॉलिसीज़ हैं ये इसी वजह से टोरी पार्टी ऐलान कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि नेक्स्ट इलेक्शन वो जीतें। और अगर वो लोगों को दिखाएंगे डेटा कि देखें जी असाइलम सीकर्स कम हो गए हैं, लोगों को वीज़े कम हो गए हैं, लोग आने यहाँ कम हो गए हैं, फिर ये ज़्यादा वोट्स जीतेंगे और इनको ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। अगर ये कोई एमनेस्टी ऐलान कर देते हैं आज, जो सीट्स इन्होंने जीती थी लेबर से इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, वो सब ये हार जाएंगे। वो इस वजह से ये सख्ती कर रहे हैं, ये अपने वोटर्स को दिखाना चाहते हैं, अपने अवाम को दिखाना चाहते हैं कि देखें जी हम इमिग्रेंट्स के साथ सख्त हैं। तो इसलिए प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सोशल मीडिया को देखना बंद कर दें। अगर आपने कोई एप्लीकेशन नहीं सबमिट की हुई, फौरी तौर पर जमा करवा दें, यह आपकी बेहतरी के लिए। नाजरीन, ये थी इस वीक की अपडेट्स। काफ़ी डिटेल में हमने बात की है ज़बरान रूल के ऊपर, EU सेटलमेंट स्कीम के ऊपर, जो नए इमिग्रेशन चेंजेस आने वाले हैं, PSW वीज़े के भी ऊपर। उम्मीद है आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं। नाजरीन, देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बास फ्रॉम लंदन। जी जी, कैसे हैं कामरान भाई? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ यूट्यूब में। थैंक यू। और
आई एम बिग फैन ऑफ योर ऑल प्रोग्राम्स और थैंक यू क्वेश्चनिंग आंसर भी अपने यूट्यूब पे मैंने किया है, तो आज मैंने लाइव आपको कॉल करके थैंक यू बोलना था। थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड नॉलेजेबल, दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप। थैंक यू सो मच भाईजान, अल्लाह हाफिज़। और मेरा क्वेश्चन जो है जी जी वो ये है कि लास्ट वीक मैंने फैमिली स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया है आउटसाइड कंट्री पाकिस्तान से, ठीक है वाइफ का और 2 बच्चों के लिए। जी जी तो ऑनलाइन जब एप्लीकेशन की है तो वाइफ की एप्लीकेशन फीस भी सबमिट हो गई है और IHS भी उन्होंने चार्ज कर लिया है, लेकिन बच्चों की जब मैं जाता हूँ जी जी तो फाइनेंस पे वो 00 IHS 00 आ रहा है, जी। फीस उन्होंने ले ली है। तो ये एप्लीकेशन 2 IHS रेफरेंस नंबर भी जनरेट हुआ है, लेकिन तो पैसे नहीं लिए एप्लीकेशन ना सब आपसे। पैसे नहीं लिए, बच्चों ठीक के हो लिए, गया, वाइफ का ले लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं लिए। ठीक है जस्ट पूछना था कि ये एक रूटीन प्रोसीजर है या कोई रूटीन से हटके ये चीज़ जी है? जी ठीक है। और कोई सवाल आपका भाईजान? बस दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, नो वरीज, यू वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू मच। नाज़रीन, बहुत खुशी होती है जब इस तरह के कॉल्स आते हैं और आप बताते हैं कि आपको इस प्रोग्राम से फ़ायदा होता है। यकीन माने इससे बहुत हौसला अफजाई होती है। और प्लीज़ मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इस प्रोग्राम को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। जहाँ तक आपका सवाल था कि आपने एप्लीकेशन सबमिट की है अपने स्पाउस वीज़े के लिए और 2 बच्चों के लिए, और बच्चों की IHS फीस उन्होंने नहीं ली, ये जो होम ऑफिस की सिस्टम है ये एक एरर है, एक बग है, और वो फ़ीस नहीं लेते। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब आपकी फ़ाइल ऊपर आती है केस वर्कर के पास, वो फिर आपको एक लिंक भेजेंगे कि प्लीज़ विदिन 14 डेज़ या विदिन 10 वर्किंग डेज़ प्लीज़ आप ये फ़ीस जमा करवा दें, और आपने फिर अपना बैंक कार्ड डिटेल्स के ज़रिए वो पेमेंट कर देनी है, और फिर होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देगी। लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये होम ऑफिस की एक बग है, उनको पता है इसके बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वाइफ का जो वीज़ा है वो सक्सेसफुल होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो, कामरान साहब, वालेकुम सलाम। आप 3 हफ्ते यानी हम बहुत वेट किया आपका, बहुत लाइक मैं आपको भी याद कर रहा था, यकीन माने मैं आप सबको याद करता हूँ। जब भी मैं शो नहीं करता ना, सबसे पहले तो मेरी अम्मी बहुत उदास होती हैं कि जी आपके जो फैंस हैं वो सब वेट कर रहे हैं आपका, आप क्यों नहीं गए। इसलिए मैं भी आप सबको याद करता हूँ, आप भी मेरी दुआ करते रहा करें, मैं आपके लिए भी करता रहूँगा। आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो गया, आपके बच्चों का आपने अप्लाई किया था ना, उसमें क्या बात बनी अभी? वो सर अभी क्या हो गया, अभी हम लोग को वो आया उसका जी जी, बड़ा बच्चे का उन्होंने अलग डेट दे दिया। क्या दे दिया? हमारा सॉरी, छोटा बताएं बच्चा बताएं। विजिट हो गया था ना, आपको मालूम है? नहीं, तो दोबारा उसने दोहराएं हम लोग के प्लीज। साथ डाल दिया। नहीं, दोबारा दोहराएं। बड़े बेटे का क्या किया उन्होंने? बड़े बच्चे का उसने ओवर 18 हो गया, उसका डेट अलग दे दिया उन्होंने जी जी, डिफरेंट एक्सटेंशन में। ठीक है, और हम लोग का हमको बेटी का साथ वो हम लोग ब्रिटिश हो गए ना, आपको पता है, जी जी, तो उसका हम लोग के साथ डाल दिया। ठीक है, अप्लाई करने का टाइम उसका एक खत्म होता है 14 जनवरी को, जी जी, और हम लोग का खत्म होता है 23 दिसंबर को। अभी अप्लाई करने का था, कैसे होएगा ये? अभी 28 डेज के बिना विन में करना होता है क्या? ठीक है। नहीं, उसका एक्सपायर हो रहा है ना 14 जनवरी को, ठीक है ना? या ठीक है ना? और आपका एक्सपायर हो रहा है 23 दिसंबर को, ठीक है? या सो इसका ये मतलब कि वो अप्लाई कर सकता है 14 दिसंबर को, आप भी अप्लाई कर सकते हैं 14 दिसंबर को, सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि आपका बेटा है ना वो अभी ओवर 18 हो गया है, उन्होंने प्राइवेट ड्राइव के रूल के ऊपर दे दिया उसको वीज़ा। मेन चीज़ आपने उसके आपके बेटे ने दिखानी होगी कि वो फिर भी आपके साथ रह रहा है और इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी रहा, ठीक है ना? सो अगर आपके साथ वो रह रहा है एक एड्रेस में और वो सबूत आप लगा देते हैं, ये दुरुस्त होगा और आपके बेटे के एक्सटेंशन वो ग्रांट कर देंगे। सो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जब आप अप्लाई करेंगे आप इकट्ठे अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन बेटे का आपने सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करना है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सिस्टर, फरमाइए, आप लाइव ऑन जी, एयर मेरा हैं। नाम आयशा है, तो मैं अपनी कज़न के लिए बात कर रही हूँ। जी जी जी, फरमाइए। जी, मैं अपनी कज़न के बिहाफ पे आपको फ़ोन कर रही हूँ। उनकी थर्ड एक्सटेंशन है, जी जी, और अक्टूबर 2000 नवंबर में 2020 में उनकी थर्ड एक्सटेंशन थी पेरेंटिंग रूट पे। ठीक है, उनके बच्चे मम के साथ रह रहे हैं, राइट बच्चे उनके ब्रिटिश हैं, राइट, लेकिन वो उनको मेंटेनेंस वीकली उनके अकाउंट में देते जा रहे हैं।
जी जी। अभी आप जो ये रूल बता रहे थे, ज़मरानो रूल, तो इसके तहत वो अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और अगर वो डालते हैं तो उनकी ये ना हो कि उधर से भी उनको रिफ्यूज हो जाए, तो फिर जो उनके हाथ में करंट थर्ड एक्सटेंशन है जो 2.5 साल के लिए वैलिड है, क्योंकि वो 10 ईयर रूल पे है, तो फिर उनका वो वाला स्टेटस खत्म तो नहीं हो जाएगा, वो फिर से जीरो पे तो नहीं आ जाएंगे? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। प्लीज, सिर्फ यही एक क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच आयशा जी फॉर योर क्वेश्चन। उनके मम भी ब्रिटिश है, जी तो जी। बच्चे भी ब्रिटिश हैं, 3 बच्चे हैं। ठीक है ओके ओके, थैंक ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब आपके सवाल से मुझे ये अंदाज़ा होता है कि जो आपके कज़न हैं वो चाइल्ड की मदर के साथ नहीं रह रहे, लेकिन मेंटेनेंस दे रहे हैं मदर को, जिससे वो बच्चे की परवरिश कर रही हैं। अब यहाँ आपके जो कज़न हैं वो एक एप्लीकेशन ज़रूर सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें चांसेस कम होंगे, क्योंकि होम ऑफिस ये आर्ग्यू करेगी कि जो आपके कज़न है वो प्राइमरी केयर नहीं है, मेन केयर नहीं है, क्योंकि बच्चे रहते हैं वालदा के साथ और वो मेन केयर है इन बच्चों की। लेकिन फिर भी कोई नुकसान नहीं है, आपका जो कज़न है एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, और हो सकता है उसके केस में वो डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर दें अगर सही तरह आपके कज़न का केस प्रेजेंट किया जाए। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि अगर आपका जो कज़न है वो एप्लीकेशन ज़मरानो के तहत सबमिट कर देता है, उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द शो एक्सप्लेन किया था कि ज़मरानो जजमेंट में कोर्ट्स ने ये कहा है आप दो एप्लीकेशन सेम टाइम सबमिट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके कज़न ने अभी 2.5 साल की एक्सटेंशन की वीज़े की एप्लीकेशन सबमिट कर दी हुई है और अब वो चाहता है कि ज़मरानो के रूल के तहत भी मैं अप्लाई करूँ, वो अप्लाई कर सकता है। अगर ज़मरानो रूल का एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है उसको 2.5 साल का वीज़ा मिल जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें आपके कज़न के पास 2.5 साल का वीज़ा है जो एक्सपायर होना है 2023 में, फिर भी वो ज़मरानो रूल के एप्लीकेशन के तहत सबमिट कर सकता है एप्लीकेशन। अगर वो रिफ्यूज़ हो जाती है, उसका जो 2.5 साल का वीज़ा है वो चलता रहेगा। तो इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं है, एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं, और अगर सही तरह प्रेजेंट किया जाए मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको वो ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। वालेकुम सलाम। कमरान साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। बेसिकली जो फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली, तो बेसिकली एक अपील हो गई थी हमारी सिस्टर की, तो उनका डिसीजन जो है ना वो ओवरटर्न किया होम ऑफिस ने जनवरी में इसी साल में। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी पासपोर्ट दे दें। पासपोर्ट हमने फरवरी में उनको दे दिया। जी जी। तो 5 महीने में हमने उनको 3-4 दफ़ा लेटर भी लिखे हैं, जी जी। डिफरेंट एमपी को वो उसने भी लेटर लिखे हैं। पहले तो वो ये कह रहे थे कि कोविड की वजह से डिले है, फिर वो कह रहे थे कि जी आपके फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो हाथ से प्रिंट नहीं हो रहे, उसमें कोई इशू आ रहा है। तो अब मतलब वो 30 जून की डेडलाइन थी वो भी निकल गई, तो अब अभी तक हमें पासपोर्ट नहीं मिला। तो उसमें हमें बता दें कि उसमें क्या हो सकता है फिर। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मेरे ख्याल में आपको ये फ़िक्र होगा कि क्योंकि ये फैमिली परमिट सब बंद हो गए हैं, ये ना हो कि होम ऑफिस आपके जो फैमिली मेम्बर को ये फैमिली परमिट इशू कर दें और वो ट्रैवल ना कर सके टू द यूके। मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। होम ऑफिस को एक वीज़ा इशू करना पड़ेगा आपके फैमिली मेम्बर को, जिसमें वो ट्रैवल कर सकता है यूके में। अगर वो जानबूझकर इस तरह की कोई हरकत करते हैं, आप ज़रूर जुडिशल रिव्यू के ज़रिए इसको चैलेंज कर सकेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि होम ऑफिस इस तरह की कोई हरकत करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 माह और वेट आप कर लें, वो इशू कर देंगे वीज़ा, और आपका जो फैमिली मेम्बर है वो यहाँ यूके में आपके ज्वाइन कर लेगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमें 7 ईयर की बेस पे 2.5 ईयर का वीज़ा मिला था। ठीक है। तो हमने अभी सेकंड एक्सटेंशन जमा कराई है लास्ट 11 मार्च को। ठीक है। तो अभी जुलाई आ गया, लेकिन अभी तक हमें उसका जवाब नहीं आया। मतलब ये कि फीस भी कट गई है, जी, NHS की फिंगरप्रिंट भी हो गए हैं, और होम ऑफिस की फीस भी चली गई है, लेकिन 4 मंथ से ऊपर, आई थिंक 4 मंथ हो गए हैं। जी जी। लेकिन रफली कितना टाइम ये और लेंगे तकरीबन, क्योंकि कोरोना की वजह से भी कोई डिले हो रहा है या कि टाइम में आना चाहिए। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा ये कि मेरी छोटी बेटी है, वो भी हमारे साथ थी। जी जी। बेसिकली उसका वीज़ा जो हमने वो लेट पैदा हुई थी, तो हमने उसका लेट अप्लाई किया था। ठीक है। तो अभी अगस्त में हमने उसका अप्लाई करना है। उसका पास भी 2.5 ईयर का है। अगस्त में उसका अप्लाई करना है, सितंबर में उसका एक्सपायर हो रहा है। लेकिन उसका हम क्या उनको रिटर्न लिख के दे सकते हैं कि जी उसका जो एक्सपायर वीज़ा का टाइम होगा वो हमारे एक्सपायर के साथ हो, क्योंकि हम थर्ड एक्सटेंशन में चाहता हूँ
कि पूरी फैमिली की एक साथ हो। अभी उन्होंने 6 मंथ हमारे वीज़े पे लगाए हैं, नेक्स्ट 6 मंथ मेरी बेटी के वीज़े पे लगाएंगे, 1 साल तो हमारा इसी रोले में गुजर जाएगा। ठीक मैं है। चाहता हूँ कि हमारा पूरा एक रूट बन जाए। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है हमारा, कि हम पूरा कैसे एक रूट बने? नहीं, कि अगर हम सब बच्ची पे का इकट्ठा वीज़ा अप्लाई करें, एक्सपायर हो इकट्ठा रहा था, करें। आपने अप्लाई कर देना था बच्ची का साथ, आप ये कर सकते थे। उसका ऑलरेडी था, तो इसलिए हमने अप्लाई नहीं, नहीं फिर भी किया, आप कर लेकिन हम सकते थे। अच्छा कर सकते हाँ थे। जी, आप कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ठीक है। चलें, अभी अगर नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे तो क्या हम उसमें मेंशन करें कि जी आप इसका प्लीज जो एक्सपायरी डेट हमारी एक्सपायर के साथ करें, ताकि थर्ड हम इकट्ठे अप्लाई करें? मैं दे दूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके थैंक यू वेरी मच सर, कॉल का। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट की मार्च में और अभी तक पेंडिंग है, ये अभी 4 माह हुए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होम ऑफिस की पॉलिसी है कि 6 मंथ्स के अंदर वो डिसीजन करती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में कोरोना वायरस की वजह से 6 तो लेके 8 माह लग रहे हैं, कोई केसेस में 9-10 महीने भी लग रहे हैं। तो इसलिए आप परेशान ना हो। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपकी जो बच्ची का जो वीज़ा है वो आपके बाद एक्सपायर होता है 6 माह बाद। बिल्कुल, जब आप अपनी बच्ची का अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन के लिए, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ इन द सेम लाइन ग्रांट किया जाए कि हमारा वीज़ा एट द सेम टाइम एक्सपायर हो। लेकिन मेरे ख्याल में आपने ये एप्लीकेशन खुद सबमिट की होगी और इस वजह से आपको पता नहीं होगा कि आप बच्ची का अप्लाई कर सकते थे जल्दी, अर्ली। सो नेक्स्ट टाइम आप याद रखें कि आप से अर्ली भी अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन अभी अगर आप अपनी बच्ची को वो एक्सटेंशन देते हैं जो एक्सपायर होती है 6 माह बाद, जब आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करेंगे, आप सब इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं और आपकी बच्ची को भी वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट कर देंगे। सो इसलिए जो डेट्स हैं इस पर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नाजरीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। माज़रत चाहता हूँ कि हमने ज़्यादा सवाल नहीं लिए आज, लेकिन आप ईमेल के ज़रिए मुझे पूछ सकते हैं अगर आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 तो लेके 7 बजे सिर्फ और सिर्फ वीनस टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।